अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिन लोगों के पास ऑप्शन आता है सुपर थैंक्स का या चैनल की मेंबरशिप का, वो ज़रूर कीजिएगा। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को जनाब सपोर्ट कीजिएगा। साथ साथ द हिडन ट्रूथ पे मोबाइल स्कैम्स जो नए चल रहे हैं, वैसे तो स्कैम्स के हवाले से हमारा मुल्क बड़ा खुद कफील है, लेकिन ये स्कैम भी आप ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं उसका कॉमेंट्स में डाल दूंगा। जनाबे वाला, आज आपको बहुत मज़ेदार खबरें दूंगा। मज़े की खबर एक ही खबर है जो इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। एक वफाकी वजीर की दुहाइयाँ जो मैंने अपने कानों से सुन रखी हैं, वो बताऊंगा, आपको हंसी निकल आएगी। क्या ही फुद्दू प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ साहब ने। अल्लाह के हुक्म से कुछ बेचारों को इल्म नहीं था, मालूम नहीं था, हकायक का पता नहीं था। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात करने से इनकार क्यों किया, इस पर भी बात करूंगा। साथ साथ हजूरे वाला, हम कोई गुज़िश्ता 1.5 साल से तालियां पिट रहे हैं कि ट्रंप आया, वीर मेरा कोहरी चढ़िया, फेवरेट फील्ड मार्शल भी हमारे पास है, फेवरेट प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पास है, लेकिन ट्रंप कर क्या रहा है हमारे साथ वर्सेस मोदी क्या कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको ये एंड में बताऊंगा। सबसे पहले तो जनाबे वाला, आज एक दफ़ा फिर अडयाला जेल के बाहर मुलाकात किसी की नहीं करवाई गई। हैरान कुन तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब को कहा गया कि आपका नाम है जी, आपकी मुलाकात है, आप जाएं। वो गेट नंबर 5 पे अडयाला जेल के पहुंच गए। वहां पर उनको जाकर कहा गया कि आप अकेले चले जाएं, मुलाकात कर लें। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब का फरमाना था कि भाईजान किसी फैमिली मेम्बर को, एक को और एक वकील को भी साथ भेजें, मैंने अकेले नहीं जाना। और बैरिस्टर गौहर वहां से वापस रवाना हो गए, मुलाकात नहीं की। इमरान खान को 50 से ज़ायद दिन हो चुके हैं आइसोलेशन में। डिबेट की जा सकती है कि बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी चेयरमैन थे, गो के ये फैसला हुआ था कि जाना चाहिए। वहाँ पर अलीमा खान वगैरह सारे मौजूद थे। उनको कहना चाहिए था कि तुम्हारी मुलाकात अकेले की हो रही है तो कर लो मुलाकात। मुझे पता नहीं क्यों लगता है बैरिस्टर गौहर साहब प्रेशर में आ गए होंगे कि इमरान खान का फिर ट्वीट भी लिखवाना पड़ेगा, फिर बयान भी दिलवाना पड़ेगा, फिर बताना भी पड़ेगा इमरान खान ने क्या कहा, तो मैं रोले में आ जाऊँगा। इससे बेहतर मुलाकात से इनकार कर दो, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। वरना बैरिस्टर गौहर साहब को थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि भाई किसी से मुलाकात नहीं करने दे रहे, मैं जाके मिलकर आता हूँ खान साहब से। फिर खान साहब का ट्वीट भी आ जाता है। लेकिन अब वो 2-3 बंदे जब मिलने जाते हैं तो फिर कन्फ्यूजन होती है, ट्वीट किसने बताया खान साहब को। यहाँ पर तो गौर साहब को पता चल जाना था। बहनें तो नहीं डरती, वो बता देती हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि गौर साहब घबरा गए और प्रेशर में आकर, और ये ज्यादती की है गौर साहब ने तहरीक इंसाफ वालों के साथ और इमरान खान के साथ भी। आपको मैं उस दिन भी कह रहा था कि आप सोचिए ज़रा कि एक बंदा जेल में अकेला दीवारों को कब तक देखेगा। तो कोई मिलने चला जाता, वो भी ज़रा बात कर लेता, कोई थोड़ा चेंज हो जाता। लेकिन नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब पूँ पार के और बैरिस्टर गौहर साहब नहीं मुलाकात करने के। अलीमा खान साहब वापस आना चाह रही थी, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो वापस जाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको घेर के रखा हुआ है। ये हमारे मुल्क के शेर जवान पुलिस वाले, मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ इनकी जवानियों पे। माओ ने पैदा किए होंगे बच्चे कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होके औरतों को चपेड़े मारा गया, उनको घेर लेगा, उनके कपड़े फाड़ेगा, उन पर पानी फेंकेगा, क्या क्या सपने सोचे होंगे। और ये मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस वाले सारे उन सोचों पे पूरे उतरे हैं। उन्होंने कहा होगा हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों में भर्ती होंगे, उसके बाद हम औरतों को कुट्ठा करेंगे, उनको जलील करेंगे, बिला वजह करेंगे। ऐसे क्या ज़बरदस्त। जिसने ईमान मजारी की शलवार पकड़े घसीटी, वो पुलिस वाले की माँ ने बचपन से ख्वाब देखा होगा एक दिन ये बड़ा होगा, एक प्रेग्नेंट औरत को गिरफ्तार करेगा, शलवार से पकड़े उसको जेल में डालेगा। जिसने रेहाना डार के कपड़े फाड़े, उसकी माँ का भी यही सपना होगा कि बड़ा होकर अपनी दादी की उम्र के औरत का गिरबान फाड़ के रख देगा। ये सपने होते हैं माओं की, तभी तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, वरना ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं होते। माओं के सपने होते हैं तो ये बच्चे पैदा होते हैं। दूसरी तरफ जनाबे वाला, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे देख के इंतहाई अफसोस हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। उनको बेसिक आइडिया नहीं था हुआ क्या है, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि बोलना क्या है, उनको कुछ आइडिया नहीं था। अता तारड़ साहब उतने ही बेखबर थे। वो 1880 का कानून बता रहे हैं हमें कि अंग्रेज़ ने गज़ट लिख के दिया था कि जी 13 में सर्दियों में लोग माइग्रेट कर जाते हैं। शर्म तो नहीं आई होगी वैसे पाकिस्तानी बीगा पाकिस्तानी आप अंग्रेज़ दौर का एक गज़ट कोट करते हुए कि जनाब अंग्रेज़ों ने ये लिखा था तो इसलिए सच मान लें, क्योंकि हमारी किसी बात पे तो कोई पाकिस्तानी सच मानता नहीं, हमारी तो बेइज्जती करते, तो अंग्रेज़ ने ये लिखा था तो इसलिए आप मान लें। क्या कमाल की बेवकूफ़ी है। दूसरी तरफ इनका बयानिया था एक, आज जो लड़खड़ाती ज़बानें थी, पसीने निकले हुए थे, कोई आइडिया नहीं था। आखिर में क्या निकला, वहाँ पर 12,000 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर बंक कास्ट होती है, तो 1 एकड़ से 35 लाख रुपये आप मिलता है, तो इसलिए बस वही है, बस 12,000 एकड़ जगह है जी। इस पर नज़र है ख्वाजा आसिफ साहब की, इसके अलावा कुछ कख भी नहीं निकला आगे से। जो मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि उन्होंने फ़ौज को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने। और उन्होंने कहा जी नहीं, हमको ऑपरेशन फ़ौज कर ही नहीं रही वहाँ पर। उन्होंने किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ये अभी कि मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा इमरान खान का दौर होता है, इमरान खान कम से कम फ्रंट फुट पे आके खड़ा तो होता
कि हाँ यार मैं ये करवा रहा हूँ, ये इस तरह इस तरह इस तरह, वो खुद आ जाता। ठीक है, यहाँ पर ख्वाजे को भेजा है जिसको वैसे ही पूरा वो नकली के पिज़्ज़ा हटों का इफ्तिताह करता फिरता है, और उसके अलावा किसी बंदे ने मतलब सीरियस लेने की कोशिश ही नहीं की ख्वाजा आसिफ को। नो बडी बॉदर्ड इसको सीरियस लेने की। इसको बता, जो इसके हैंडलर थे उन्होंने बता के नहीं भेजा कि तूने भूलना क्या है। उसके मुकाबले में शफीउल्लाह जान को देखें आप, सुहेल अफरीदी का बयान देखें, पूरा क्लियर वो बता रहे हैं कि 24 अफराद का जिरगा किसने बनवाया था, ये कमेटी किसने बनवाई थी, कोर कमांडर का इसमें क्या किरदार था, IGFC का क्या किरदार था, कितनी मुलाकातें हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम चीख के बताते रहे। उन्होंने कहा जाओ अब कर लो ऑपरेशन बर्फ के साथ लड़ लो जाके। ठीक है, तो बयानिए की ये जंग बहरहाल KPK गवर्नमेंट जीती है। बहुत बुरी शिकस्त हुई है फेडरल गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। आप तसव्वुर करें इसको कि आपने लोगों को जलील किया और आपने बाद में यू टर्न लेके भाग गए कि जी हम कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ कहता था हम कर रहे हैं ऑपरेशन तीरा में, हम करेंगे ऑपरेशन। और तारड़ आके कहता था, DGI SPR ने आके 12 कहा हो रहा है ऑपरेशन, ये रोक सकते हैं तो रोक के दिखा दे, चलो जी फिर कर लें। लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्याल है इनको बेहतर तैयारी करके आना चाहिए था। वजीर हैं जैसे भी हैं, नकली हैं असली हैं, फॉर्म 45 के हैं, फॉर्म 47 के हैं, वजीर तो बने हुए ना इस टाइम धक्के से, तो कम से कम तैयारी तो करके आओ ना यार। खौफ का आलम देखें, इतनी टेरिफाइड रियासत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। जो कि साफियों के जब सवाल शुरू हुए वो इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। साफियों ने जब सवाल करने शुरू किए, परेशानी विजिबल थी, तारण के इशारे देखें कर रहे हैं बैठ के कि आवाज़ काट दो, जो क्रिटिकल सवाल करते हैं उसकी आवाज़ काट दो। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोग क्या पागल हैं? लोगों को समझ नहीं आती है। अजीब, मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स नर्सरी के बच्चे जैसी क्यों है। इनको लगता है सारे बेवकूफ़ हैं, सारे गधे हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता। हालत आप देखिए वफाकी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वफाकी वजीर कहता है जी हम कोई गलत बात बोल दे हमें डांट पड़ती है, हम बोल नहीं सकते खुद से कुछ। ये वफाकी वजीर कह रहा हूँ, जिस तरह इशारा कर रहा है आप जानते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे बोलने पे मसले बने हुए हैं इस टाइम पे। ये मुल्क के हालात हैं। ये एक ताकतवर वफाकी वजीर, मैं इससे पहले आपको एक और वजीर का बता चुका हूँ जो कहता है कि मेरी वजारत मैं नहीं चला रहा, मैं तो बस प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा हूँ, और वो हंस रहा था ये कहते हुए। कहता है ठीक है जी, पढ़े लिखे लोग आए हैं तो वो चलाएंगे। यहाँ पर वो वजीर साहब कह रहे हैं कि बोलने पे मसला बना हुआ है, हम फिर कुछ गलत बोल देते हैं यार, फिर हो जाता है, फिर वो हो जाता है, ना ही आए, ये ना हो, वो ना हो, कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए। इतने पैरे लगे हुए हैं। हम इधर रो रहे थे काशिफ अब्बासी ऑफेयर है, अतर काजमी साहब को दूसरे प्रोग्राम में नहीं बुलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इधर पता चला वफाकी वज़रा खुद सेंसरशिप का शिकार है। वो ज़हनी तौर पे सारे खिसक चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, हम इस दुनिया में जाएं किधर। ये हालात हुए हैं इधर इस पाकिस्तान के, मेरे और आपके प्यारे पाकिस्तान के। फिर हम कहते हैं हम तरक्कियाँ बड़ी करें। अब आगे सुन लें जी, हमने इतनी लुड्डी हटकर लुड्डी शावा लुड्डी डाली, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया बारो फूल बरसाओ, और पता नहीं केड़े केड़े मंदाकिनी के गाने लगा के डांस किए कि ट्रंप चाचू ने हमें चुमियाँ दे दी हैं, और जी मोदी को उसने ठुट करा दिए, मोदी पे टैरिफ लग गई, हमने बड़ी अच्छी डील ले ली, हमने अपने ऊपर सिर्फ 15% टैरिफ लगवाया। मैंने उस पर डिटेल वीडियो की थी कि हमें इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा इसका जो डील करके आए, और अब हम अमेरिका से तेल भी खरीदा करेंगे। हमने अपना तेल निकलवा लिया अमेरिका को खुश करने के लिए। मोदी ने फार्मर्स मार्केट का एक्सेस अमेरिका को नहीं दिया। ट्रंप ने बुली किया ठीक ठाक मोदी को, मोदी टस से मस नहीं हो, उसने रशियन ऑयल लेना नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ पर आवाज़ निकाली थी, बाजवा अगले दिन झूठा बयान देने आ गया था, आपको याद है, पॉलिसी के खिलाफ बयान देने आ गया था। उसके बाद अमेरिका के कहने पे इमरान खान कोर्ट आया, उसके बाद सफाइयाँ देते रहे कि इमरान खान का अपना फैसला था जी, रशिया जाना हमने नहीं कहा, इसको हम नहीं थे पीछे। आपको याद है ना, इमरान खान तेल की डील मारा था, बाजवा वहाँ से उल्टे पैर ऐसे बकटट भागा था जैसे दुल की चाल तरते हुए घोड़ा भागता है, बल्कि वो खच्चर लग रहा था भागता हुआ। तो मोदी साहब ने क्या किया जी, मोदी साहब ने बनाई है डीलें दूसरे मुल्कों से, रशिया से सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं। मोदी साहब ने न्यूजीलैंड से जीरो टैरिफ का FTA एग्रीमेंट किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। मोदी साहब ने हमारा जो बेहतरीन दोस्त है UAE, जिससे हम पैसे रोल ओवर लेके करवाते रहते हैं और रोली पोली होते रहते हैं उनके आगे, ठीक है, पूरा शहर बंद कर दिया कि अरबी शेख आ गया, शेख एयरपोर्ट तो बाहर नहीं निकले, ऐसी बाहर डांसर खड़े कर देते, करोड़ों रुपया लगाता, बैनरिंग करती थी, वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले। वहाँ से वो गया अपने शिकार का, जो कि उसका अपना एरिया है अरेबिया खान में, वहाँ पर शिकार करके तिलोर खाए, ताकत बनाई, और वहाँ से वापस चला गया। वो भाईजान इंडिया पहुंचा है, इंडिया पहुंच के उसने 300 अरब की डील की है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेस दिया है दुबई में। इसके अलावा अब EU के लोग पहुंचे हुए थे। अभी मैं ज़रा आपको ये बताता हूँ, ये ज़रा थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर। पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, इंडिया और EU का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में EU का टैरिफ जो है इंडियन प्रोडक्ट्स पे, टेक्सटाइल, अपैरल एंड क्लोथिंग कट, ठीक है,
12% से 0% कर दी, यानी कि भारत के कपड़ा जो जाएगा ईयू में उस पर 0% है। पहले हमें ये फैसिलिटी हासिल थी ड्यू टू ये जीएसपी प्लस स्टेटस, अब इंडिया को दी है। लेदर और फुटवेयर 17% टैरिफ था, 0% कर दिया ईयू ने। अच्छा, 99.6% इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो ईयू पे होंगी उन पे 0% होगा, और जो रिमेनिंग 0.4% जाएंगी उन पे 14% होगा। जेम्स और ज्वेलरी 4% से 0% पे कर दिया, ठीक है। केमिकल्स 12.8% से 0% कर दिया। रेल प्रोडक्ट्स, शिप्स का 7% से 0 कर दिया। सी फूड प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, और 26% से टैरिफ 0% कर दिया। ये ज़रा आप ये पढ़ लीजिए जनाब। अब हमारे लिए इसमें क्या है, हमारे लिए बैड डील क्यों है? इंडिया का टैरिफ 12 से 0 हो गया। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है जीएसपी प्लस, लेकिन कंप्लायंस कॉस्ट है, हमारी प्रोडक्ट लिमिटेड है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एनर्जी और फाइनेंसिंग के डिसएडवांटेज हमारे पास है। अब क्या होगा, हमारा प्राइस एडवांटेज चला गया, ईयू वाले शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स इंडिया, बड़ी मार्केट है, इंडिया को लेवरेज करेंगे कि जो कम रेट पे दे रहे हैं, हमारी प्राइसेस और पुश करेंगे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैसे ही बड़ी पड़ी है, हम हो जाएंगे रिस्की सप्लायर, इंडिया हो जाएगा बेहतरीन सप्लायर। अब जीएसपी प्लस स्टेटस तो हमारा किसी फायदे का नहीं, ये 1 से 2 अरब डॉलर सालाना हमें नुकसान पहुंचेगा। लेदर इंडिया को 17% से 0 किया। पाकिस्तान का लेदर सेक्टर जो है वो पहले ही अंडर इन्वेस्टेड है, पुअर फिनिशिंग है हमारी, एनवायरमेंटल कंप्लायंस इश्यूज है हमारे जो कि ईयू नहीं मानता, तो अब इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पर चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारी कोई सप्लायर है ही नहीं, लेकिन चाइना के बाद इंडिया जो है वो चाइना प्लस बन जाएगा ईयू के लिए। एफडीआई सारी इंडिया जाएगी, पाकिस्तान में हमें कोई ऑर्डर मिलेगा नहीं, हमारे असेंबली प्लांट्स नहीं लगेंगे, हमें टेक ट्रांसफर टेक नहीं मिलेगी, सप्लाई चेन हमारी एंट्री ही नहीं हो सकेगी। जेम्स और ज्वेलरी में हमारा कोई सीरियस इकोसिस्टम ही नहीं है, बस हमारे 4 बंदे लेके वो एक जेम्स ज्वेलरी हमारी क्या होती है, वो एक शीशे के उसमें शोकेस में लगा के बैठे होते हैं और बताते हैं कि ये केमिकल्स जनाबे वाला हम कुछ भेजते थे, लेकिन फिर भी कॉस्ट एडवांटेज है, इंडिया अब 0 पे भेजेगा। रेल, शिप्स, सी फूड, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता नहीं, लेकिन मैसेज पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि ईयू अब इसको लॉन्ग टर्म पार्टनर भेज रहा है। पाकिस्तान के लिए ये क्या है, पाकिस्तान का मॉडल नैरो है, फ्रेजाइल है। 60% प्लस एक्सपोर्ट्स जो थी हमारी वो टेक्सटाइल की थी, वो बढ़ जाएंगी। लो वैल्यू एडिशन है, एनर्जी इंटेंसिव है, स्केलिंग एडवांटेज है नहीं। इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन देखें, वो सी फूड भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, रेल, शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या क्या कर रहा है जनाब। तो हम खुश हैं कि ट्रंप ने बेइज्जती कर दी है जनाब मोदी की, और हमें ट्रंप ने बड़ी चुमियाँ दी। हम जाहिर बात है हमने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, हम उसके कहने पे उल्टा लटकने के लिए तैयार हैं। हम जाके बैठ के उधर साइन कर रहे हैं उसके वो फ्रॉड किस्म के कमेटी में बैठ के, पीस कमेटी में बैठ के। हम जनाब ट्रंप के कहने पर अपना वज़ीर आज़म गिराने के लिए तैयार हो जाएं, हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं, हम हर इलीगल काम उनका माने, जो वो कहें ना वो भी मान जाएं, यस सर करें। उनके पता नहीं फ्रॉडिया किस्म के वो आके क्रिप्टो वाले वो क्या जेंट्री बीच आके उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल दें, उसके बाद वो दूसरे वो लड़के शड़के आए उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, उनको खड़ा करें वज़ीर आज़म के साथ, और लेकिन मिले हमें एंड में ठुठू 0 टैरिफ तो हमें अमेरिका से मिला नहीं। ठीक है, भारत को आप देखिए, वहाँ पर जनाबे वाला आपने भारत के खिलाफ खबरें चलवाई पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा हो ट्रंप को तो मोहब्बत हो गई है पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ छा गए। भाईजान मुल्क ऐसे नहीं चलते, वो मुल्क के लिए काम कर रहे थे ट्रंप। मोदी अपनी जगह पे खड़ा रहा, मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ डील बनाई, मोदी ने भी इतना बड़ा, ये जो ईयू की डील है ये मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स है। बताइए ना मुझे ज़रा, कितना बड़ा एक्सेस मोदी ने लेके दिया अपने मुल्क वालों को, और ग्रो करेगी इंडस्ट्री, और ग्रो करेगी। हमारे यहाँ पर क्या है जी, हमारे यहाँ पर है जनाब, किसान को वाड़ दो, 1800 रुपये मन किसान से गंदम खरीदो, रेट है बाज़ार में 4000 रुपया मन। किसान को बोलो जनाब आपने चावल क्यों बीजा साहब, आप खुद बेचे। आलू किसान डंगरों को खिलाए, गोभी बकरियों को खिलाए, क्योंकि मार्केट में रेट है नहीं। ठीक है, आपका 30-40 मिलियन डॉलर डेली का नुकसान हो, क्योंकि आप अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करके बैठे हुए, आप इतने बड़े साइंसदान हैं, तो आगे ज़िंदगी में आपने किधर जाना है, आपने क्या पट लेना है, मुझे ज़रा ये समझाए। मैं हैरान हूँ कि कितने जीनियस और कितने ब्रिलियंट माइंड हमारे पास बैठे हुए, पता नहीं कौन सा अजीम इतना बड़ा दिमाग हमें मुयस्सर आया हुआ है। सोच नहीं सकते, हमने SIFC बना के बैठे हुए हैं, वहाँ पर पूरा दिन वो बैठ के बिस्किट चाय छिकते रहते होंगे दफ्तर में, वेला इन्वेस्टर एक नहीं आया। जब से SIFC बने, जो पहले आते थे वो भी नहीं आते थे, वो कहते बस तुम SIFC में बैठ के टी ब्रेक करो, KNN के नगेट्स खाओ, कबाब खाओ,
रात बेकरी से पेटिस मंगवा के खाओ, इस्लामाबाद क्लब से सैंडविच मंगवा के खाओ, पूरा दिन खा जाओ, वो खाते रहते बैठ के। इको सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा। अच्छा जनाब, हमें पता चला है कि हमने जो वेब मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया उसके ज़रिए स्पीड थ्रॉटल हुई हुई है इंटरनेट की। जो हमारा सारा फ्रीलांसर है वो जाके भाग रहा है, बाहर भाग रहा है। एक छोटा सा बच्चा वो ज़रा सा एक अपना बनाता है, वो दुबई चला जाता है, पहले डिजिटल नोमैड वीडियो, जर्मनी चला जाता है, कनाडा चला जाता है। मेरे दोस्त का भाई कनाडा चला गया, ठुट्ठू कर नहीं रहे, हर चीज़ पे सिक्योरिटी का लेंस लगा के बैठे हुए हैं, इतने हम इनसिक्योर हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। चल मुल्क रहा नहीं है, ऊपर से काम क्या है, नकदा कोका बैन कर दो। चलो अभी नकदे कोके बैन करो, फिर मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।